नमस्कार मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं विश्व मूल निवासी दिवस 9 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, उसके विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद हैं, लक्ष्मण सिंह मारकाम जी। लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला। लक्ष्मण जी का मैं संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। लक्ष्मण जी एडिशनल सेक्रेटरी हैं, अतिरिक्त सचिव है मध्य प्रदेश सरकार में। इसके अलावा एडिशनल कमिश्नर हैं TRDI भोपाल, जो कि जनजातीय विषयों पर रिसर्च करने वाला एक प्रमुख थिंक टैंक है। और इसके साथ ही जनजातीय विषयों पर उनकी विशेषज्ञता है। वैसे फॉरेन अफेयर्स और मैरीटाइम यानी कि जो नेवल सिक्योरिटी से संबंधित इशू हैं, उन पर भी उनकी विशेषज्ञता है। लेकिन आज हम उनके साथ बात करेंगे। विश्व मूल निवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। और लक्ष्मण जी 2009 बैच के इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के ऑफिसर हैं। और एक बार फिर से लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद। लक्ष्मण जी, नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न ये है कि हमारे दर्शकों के लिए ये विश्व मूल निवासी दिवस की अवधारणा क्या है, जिसको वर्ल्ड इंडिजिनस डे, पीपल डे जो है एक तरीके से कहा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। भारत में भी एक परंपरा चल पड़ी है कई जगह पर मनाने की। तो ये है क्या, और क्या ये भारतीय संदर्भों में प्रासंगिक है? सबसे पहले तो मैं इसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसके ऊपर बात कर लूं कि इसकी शुरुआत के पीछे स्टोरी क्या थी। हमको ये पता होगा कि कोलंबस जो थे वो भारत के समुद्री मार्ग को खोजने के लिए निकले थे। मतलब हम 1492 की बात करें, और किसी कारणों से वो भारत की बजाय ड्रिफ्ट होते हुए उत्तरी अमेरिका के पास एक द्वीप समूह है बहामास, वहां के एक द्वीप में जाकर उतरे। जब वहां उतरे तो उन्हें उन्हें लगा कि वो भारत में उतर आए, इसलिए उन्होंने उसको, वहां के लोगों को इंडियंस कहा। बाद में आज भी हम उनको, बाकी विश्व भले उनको रेड इंडियंस बोलता हो, लेकिन उनकी भाषा में ना इंडियंस कहा जाता है। तो जो मेन कॉन्टेक्स्ट ये था कि जब क्लिंटन वहां पर 94 की बात है, जब क्लिंटन वहां पे वहां के राष्ट्रपति थे, तो कोलंबस को बहुत रिगार्ड किया जाता है। कोलंबस को एक तरह से नए विश्व का मतलब खोजकर्ता माना जाता है, और अमेरिका उसको एक तरह से फादर ऑफ द नेशंस के जैसे भी एक इक्वल स्टेटस वहां पर है। तो जब कोलंबस के 500 साल, मतलब 1400 से 500 जोड़े तो 1994 के आसपास जब साल होने वाले थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक डिक्लेरेशन किया जिसे प्रेसिडेंट डिक्लेरेशन कहते हैं, और उन्होंने कोलंबस के आगमन के दिवस को, जो कि अक्टूबर का 10 जो माह है उसके आगमन के दिवस को, उन्होंने एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। और चूंकि अमेरिका ने इसको राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया था, इसको बड़े जोर शोर से मनाया जाना था, और उनके आगमन के दिवस को ही डे ऑफ रेजा भी बोला गया। डे ऑफ रेजा मतलब यूरोपियन रेस का दिन, क्योंकि यूरोपियन रेस सबसे पहले कोलंबस के आने के बाद ही वहां पर आई। तो जब इस तरह के उत्सवों की शुरुआत हुई, तो वहां पर एक नैरेटिव ये भी निकल के आया कि जो वहां के लोग थे, जो इंडिजिनस पीपल्स थे, उनके ऊपर जो यूरोपियन रेस ने अत्याचार किए थे। और एक मैं समझता हूँ कि कई शोधकर्ता इस बात को कहते हैं कि 90% से अधिक जो वहां के मूल निवासी थे, उन 300 वर्षों के अत्याचारों में उनकी जो हालत हुई, उसके विरोध में उन्होंने कहा कि आप ऐसे व्यक्ति के दिवस को हम पर कैसे थोप सकते हैं जिसने कि इतना बड़ा नरसंहार किया है। तो कोलंबस गो बैक नामक एक कैंपेन की शुरुआत हुई। और चूंकि अमेरिका में ये एक बड़ा विषय था, कोलंबस का विषय, तो अमेरिका नहीं चाहता था कि कहीं कोलंबस दिवस के साथ उनके नरसंहार की जो बात है वो जुड़ जाए। तो ये एक अल्टरनेटिव डे खोजने की एक बात हुई कि ऐसा ऐसा किया जाए कि जो इंडिजिनस लोग हैं उन लोगों को भी एक दिन दे दिया जाए, ताकि वो उस दिन को सेलिब्रेट कर पाए, और वो दिन कहीं भी कोलंबस दिवस के साथ कोरिलेट ना हो, जोड़ा ना जाए, ताकि कोलंबस की जो महत्वता अमेरिकन के नजरों में है वो बनी रहे, और इंडिजिनस लोगों को भी एक दिन दे दिया जाए। तो मैं समझता हूँ अपने हिंदी में जैसे हम कहते हैं, एक झुंझुना पकड़ाने जैसी बात वहां पर थी। अब जब बात यह थी कि कोई दिन दिया भी जाएगा, तो उस दिवस के पीछे कोई ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होना चाहिए। ऐसे ही कैसे कोई दिवस दे दिया जाए, और उस दिवस का वास्तविक कोलंबस दिवस से एक डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि कहीं उसकी आंच जो है वो कोलंबस दिवस के सेलिब्रेशन पे ना आए। तो पहली तो ये बात हुई कि एक दिवस खोजना पड़ेगा, उस दिवस को इंडिजिनस डे को घोषित करना पड़ेगा।
और दूसरा जो अमेरिका है, अमेरिका वर्ल्ड पावर होने के नाते जब अमेरिका ने इसे कोलंबस दिवस घोषित किया था, तो कई जो यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़े देश थे उन्होंने भी इसे कोलंबस दिवस घोषित किया। तो आवश्यकता ये थी कि अमेरिका के द्वारा घोषित दिवस को किसी बड़े प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाए, ताकि जो बाकी कॉमनवेल्थ देश हैं वो इसको स्वीकार करें कि हाँ भाई ये कोई एक ऐसा दिवस बनाया गया है। तो ये एक बड़ी खोज शुरू हुई। तो 94 की में जब ये खोज शुरू हुई तो ये बात निकल के आई कि नहीं नहीं, इससे पहले जब एक वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पॉपुलेशन करके एक ग्रुप बनाया गया था, पीपल्स नहीं पॉपुलेशन, उस ग्रुप की जो पहली बैठक है वो 9 अगस्त को हुई थी। तो क्यों ना उस दिवस की पहली बैठक, मतलब बैठक का कोई हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस नहीं था, लेकिन उस दिवस की पहली बैठक जो हुई थी उस दिन उसको ही हम क्यों ना दिवस माना जाए करके उसको ये घोषित किया गया। और चूंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी, इसलिए यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से इसे घोषित किया गया कि वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल्स के नाम से जिसे हम जानते हैं। अगर आप भारत के संदर्भ में इसकी बात करेंगे कि ये जैसे यूनाइटेड नेशन बहुत से दिवस घोषित करता है, जैसे कि हम कहते हैं हमारे देश में भी मनाए जाते हैं, और एक बड़ी सूची है, वो सूची देखी जाए तो 150 से 200 दिवस है उसमें। लेकिन उनके घोषित करने के पीछे जो उसका एक फ्रेमवर्क है कि उसके ऊपर कुछ कार्य किए जाएं, उसके ऊपर जो कुछ स्मृतियां मनाई जाए, वैसी चीजें की जाएं। तो भारत भी चूंकि यूनाइटेड नेशंस का वो था, और एक दिवस के घोषित होने के बाद इसे एक डिकेड घोषित करने की भी घोषणा कर दी गई। डिकेड घोषणा करने के बाद 94 से लेके 2004 तक तो डिकेड मनाया गया। लेकिन ये 10 सालों में भी कोई ये तय नहीं कर पाया कि इंडिजिनस आप मानेंगे किसे, क्योंकि इस पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी अटैच्ड है। आज भी जो देश जहां पर हम जिन्हें मूल निवासी बोल रहे हैं, जहां पे यूरोपियन रेस जो है वहां पर आज भी काबिज है शासन में, उसमें आप अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बहुत से देखेंगे जहां पर आज भी कॉलोनियल स्ट्रक्चर स्टैब्लिश्ड है, और वहां के मूल निवासियों को आज भी समान नागरिक अधिकार उतनी अच्छी तरह से नहीं है। वहां की संसद में उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो जब ये सब बातें हुई तो यहाँ पर ये आया कि आप इसकी डेफिनेशन क्या बताते हैं। तो 10 सालों के विमर्श के बाद भी यूनाइटेड नेशन इसकी एक परिभाषा स्थापित करने में फेल रहा कि हम मूल निवासी किसे कहेंगे। तो समझता हूँ बिना मूल निवासी की एक परिभाषा के ये जो दिवस है इसकी घोषणा कर दी गई। भारत का हमेशा पक्ष ये रहा है कि भारत में आजादी के बाद भारत में जो भारत की राज व्यवस्था है उसमें कोई बाहरी आकर शासन नहीं कर रहा है। इसलिए भारत की जो राज व्यवस्था में भारत का जो संविधान है, भारत के लोगों ने मिलकर इसका संविधान बनाया है, और भारत के लोग भारत के ऊपर शासन कर रहे हैं। तो भारत का ये मत रहा है कि भारत ने जब इसकी वोटिंग के ऊपर ये बात कही कि भारत केवल इस आधार पर इस डिक्लेरेशन के साथ आ रहा है कि ये डिक्लेरेशन दुनिया में वहां पे जो मूल निवासी हैं उनके ऊपर जो नरसंहार या अत्याचार हुए हैं उनके साथ सॉलिडारिटी में खड़ा है। और दूसरी चीज भारत ने कही कि भारत में रहने वाले सभी लोग मूल निवासी हैं। भारत में कोई फर्स्ट पीपल और सेकंड पीपल का कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत में आज जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ के ही हैं, और जिसे बाद में हिस्टोरिकल फैक्ट्स ने प्रूव भी कर दिया है कि भारत में एक बहुत तरह से सोर्सेस से लोग आए, लेकिन कोई यहाँ पे फर्स्ट पीपल या फर्स्ट सेटलर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो भारत का जो कॉन्टेक्स्ट इसमें ये कहता है कि भारत की जो संप्रभुता है वो इस बात पर निहित है कि भारत में रहने वाले सभी लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ पर कोई बाहर से आकर शासन नहीं कर रहा है। और भारत ने इस बात पे एक और बात कही कि यूनाइटेड नेशन का जो डिक्लेरेशन है उसमें 46 उपबंध है, 46 उपबंध है। तो 46 उपबंध में जो ये 46वां उपबंध है ये बात वो कहता है कि जो उपबंध है एक तरह के विजन डॉक्यूमेंट है, नीति दृष्टि पत्र है। ये किसी तरह की कानूनी बाध्यता नहीं है जैसा कि दूसरे कानूनी बाध्यताएं होती हैं। तो भारत ने इस आधार पर इसका समर्थन किया। तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कहना कि भारत में हम ये कहते हैं कि भारत इस बात को संविधान सभा नहीं बोला कि जब आप किसी को मूल निवासी बोलते हैं तो आप बाकियों को मूल निवासी नहीं मानते हैं। तो जो यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन पे बहुत लोग इस बात पे करते हैं क्या केवल आदिवासी ही मूल निवासी हैं। तो जब आप केवल आदिवासियों को मूल निवासी मानते हैं तो भारत का जो दलित समाज है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या में भारत में रहता है, क्या आप उसको बाहरी मानते हैं। अगर आप केवल आदिवासियों को मूल निवासी मानते हैं तो क्या भारत की ऐसी बहुत से समाज हैं जो जातियों में विभक्त है, जो हजारों सालों से यहाँ रह रहे हैं, क्या आप उनको भी बाहरी मानते हैं। और जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी के जब हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर डीएनए स्टडीज के बाद ये स्थापित हो गया है कि जो 1.5 से 2.5 साल की बात हो रही थी वो विंडो अब 10,000 से 15,000 साल चला जा रहा है। तो ये बात भी कहना कि कोई एक फिक्स डेट है क्या कि उस डेट के पहले वाला जो है वो मूल निवासी होगा और उस डेट के बाद वाला मूल निवासी नहीं होगा। तो ये जो सारे 4-5 प्रश्न संविधान सभा में और भारत के बहुत प्रबुद्ध संवैधानिक और
कानूनी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी लाए गए कि हम एक कोई कट ऑफ डेट नहीं बोल सकते जिसके पहले और बाद में हम एक को मूल निवासी माने और उसके बाद वाले को नहीं माने। तो भारत के संदर्भ में भारत ने इस बात को कहा है कि भारत दुनिया में हुए नरसंहारों, मूल निवासियों के ऊपर जो नरसंहार और अत्याचार हुए हैं उनकी सॉलिडारिटी के लिए इनके साथ तो खड़ा है, लेकिन भारत ये बात बोलता है कि भारत में रहने वाले सभी लोग, वो जनजाति, एससी समाज के लोग या ओबीसी समाज के लोग और जो भारत के बाकी समाज के लोग हैं जो किसी तरह से इन वर्गों में नहीं आते, उनके पूर्वजों ने भी भारत की स्वाधीनता में उतना ही योगदान दिया है। इसलिए भारत की जो स्वाधीनता है वो सबकी सम्मिलित प्रयासों से प्राप्त हुई है। इसलिए हम किसी व्यक्ति को बाहरी या भीतरी नहीं बोल सकते, भारत में रहने वाले सभी मूल निवासी हैं। तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में 9 अगस्त का दिवस के दिन भारत के सभी मूल निवासियों का दिवस है। ये केवल भारत के एक वर्ग विशेष के लिए या केवल आदिवासी वर्ग के लिए नहीं है, ये भारत का संदर्भ है। मैं समझता हूँ जो भारत के प्रतिनिधि थे यूनाइटेड नेशन में उन्होंने भी इस बात को कहा है। दूसरी बात यह है कि हम लोग जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं 15 नवंबर को, जब बिरसा मुंडा जी की जयंती जो है, और ये पिछले 2-3 वर्षों से ही शुरू हुआ, जो जनजातीय गौरव दिवस का विषय है। तो इसको आप थोड़ा सा जो है वो अगर इस विषय में की बजाय इसके कि हम लोग विश्व मूल निवासी दिवस भारत के संदर्भों में मनाएं, जैसे आपने कहा कि दूसरी दुनिया के बाकी देशों के अंदर, खासकर यूरोप वगैरह में, कि जिस तरीके से वहां के मूल निवासियों का शोषण हुआ और जो उन पर अत्याचार हुए, जो उनके नरसंहार हुए, उसे याद रखने के लिए तो विश्व मूल निवासी दिवस ठीक है, लेकिन भारत के संदर्भ में हमें जो है वो शायद जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा की गई है। तो ये कितना प्रासंगिक है, और आप इसको कैसे देखें? देखिए, भारत जब अपने आजादी का 75वां वर्ष मना रहा था तो बहुत से संगठनों ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष में उन गुमनाम अ, वीरों को भी याद किया जाए जिनको कि समग्र भारत का समाज जानता नहीं। तो उन गुमनाम वीरों में एक बड़ा वर्ग जो है वो जनजाति नायकों का था। आप अगर देखें, बंगाल प्रेसिडेंसी को देखें, मुंबई प्रेसिडेंसी को देखें या चेन्नई प्रेसिडेंसी को अगर आप देखें, जैसे आप मद्रास प्रेसिडेंसी देखते हैं, सभी प्रेसिडेंसियों में जितना भी क्षेत्र था उसमें 1730 से बाबा तिलका मांझी का विद्रोह शुरू होता है। फिर आप नीचे जाएंगे तो कोमरम भीम का विद्रोह शुरू होता है। इन सारे विद्रोहों में हर जगह पर कोई ना कोई जनजाति नायक, गुमनाम नायक और नो नायक या जाना माना नायक वहां के क्षेत्र के नायकों में से एक था। अब प्रश्न ये था कि कोई एक नायक को चुनना था जो इन सभी गुमनाम नायकों के साथ एक मेव भाव में हम जिसको स्थापित कर सकें। तो इन सारे नायकों में सबसे कम उम्र के एक नायक, जो 25 वर्ष के एक नायक थे, जिन्हें हम बाबा बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं, वो इसलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि वो इस व्यवस्था का हिस्सा होने के बाद उनके इन षड्यंत्रों को समझकर उस व्यवस्था से बाहर आकर उन्होंने इस स्वाधीनता संग्राम की अलग जगाई। उन्होंने कहा कि साहब साहब टोपी एक, जैसा हम कह रहे हैं कि जो ये बात मानी गई कि जो उनके जन 1900 के बाद से 1947 तक जो एक वेव ऑफ ट्राइबल रिसर्जेंस आई, उसके पुरोधा बाबा बिरसा मुंडा थे। सबसे कम उम्र के थे। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर बात कही, जल जंगल जमीन पर बात कही, जनजाति संस्कृति पर उन्होंने बात कही। तो कहीं ना कहीं एक उदीयमान, जिसके हम क्रांति सूर्य की बात कहते हैं, तो उन्हें सारे जनजाति नायकों के बलिदान की एक तरह से सत्कार मूर्ति माना गया। और उनके जन्म दिवस, जिसे हम 15 नवंबर बोलते हैं, 15 नवंबर को उनके जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस के रूप में भारत सरकार ने माना। ये एक तरह से उसी तरह का दिवस हो सकता है जैसे कि माओरी कम्युनिटी अपने किसी व्यक्ति को मानती है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो एक तरह से जनजातियों का जो एक लॉन्ग स्ट्रगल रहा है, मतलब वो मुगलों के बीच में भी रहा हो है, अंग्रेजों के साथ भी रहा है, जो भी बाहरी फोर्सेस थी, जो आक्रांता थे, उनके लिए जो एक स्ट्रगल रहा है, उसके एक प्रतीक रूप में 15 नवंबर को एक दिन जनजाति गौरव दिवस माना है। और उस दिन बाबा बिरसा मुंडा का भी जन्मदिन इस दिवस की दोहरी महत्ता को सिद्ध करता है। तो भारत सरकार का जो मत है कि हमारे अपने देश का एक जनजाति गौरव दिवस होना चाहिए, जिसका कि एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वो भारत का जनजाति गौरव दिवस है। और भारत ने इसे एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है कि ये केवल जनजातियों के लिए गौरव दिवस नहीं है। जनजाति समाज के योगदान को भारत का प्रत्येक नागरिक स्वीकार करे, उस कि इस भारत के जनजाति के योगदान की जो वानगी है, कहानी है, वो सब तक जाए। इसलिए पूरे देश में एक राष्ट्रीय अवकाश है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ आजादी के 75 साल बाद 3
महानायकों के जन्म दिवस पे छुट्टी होती है वो है, उसमें सबसे पहले महात्मा गांधी, जिन्हें हम 2 अक्टूबर बोलते हैं। दूसरे, संविधान के आर्किटेक्ट बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्हें हम 14 अप्रैल के दिन मानते हैं। और तीसरे महापुरुष जिनके ऊपर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है वो है 15 नवंबर, बाबा बिरसा मुंडा का जन्मदिन। तो मैं समझता हूँ कि जो राष्ट्रीय अवकाशों की श्रृंखला में 3 प्रमुख इतिहास हैं, जो अवकाश हैं, जो इन 3 महानायकों के ऊपर हैं, ये इस दिवस की प्रमुखता पर प्रकाश डालते हैं। और ये केवल उन राज्यों के लिए नहीं है जहां पर जनजाति निवास करते हैं, ये पूरे भारत देश के लिए है। तो मैं समझता हूं कि अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभी इसे हाल ही में 2-3 वर्ष पहले जो इसे लागू किया है, इसके बाद से जिस प्रकार कई राज्य 7 दिवसीय जाति गौरव सप्ताह मनाते हैं, उनकी संस्कृति को लेकर उन बाकी चीजों को मनाते हैं, लेकिन ये दिवस ही दुनिया, मैं समझता हूं अगर यूनाइटेड नेशन को प्रस्ताव दिया जाए कि भाई आपने एक बैठक के आधार पर तो दिवस घोषित कर दिया, अगर आपको इस दिवस की दोबारा विवेचना करनी हो, तो मैं समझता हूं दुनिया को भी अगर कोई दिवस मानना चाहिए तो बाबा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल मानना चाहिए। हम तो ये मांग करते हैं, जैसे भारत ने दिखाया कि 21 नवंबर को जब सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन के बीच का एक क्रमांतर होता है तब योग दिवस मनाना चाहिए, उसी प्रकार भारत के संविधान में दुनिया में सबसे ज्यादा अधिकार प्रदत्त जो बात है उसके लिए बाबा बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, उसे दुनिया का विश्व मूल निवासी दिवस मानना चाहिए। और भारत तो मैं समझता हूँ सभी के लिए एक नजीर है कि भारत से सीखकर वो देश आज अपने संविधान में कैसे जो भी समुदाय हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो 2 बातें महत्वपूर्ण है कि दुनिया का जो विश्व मूल निवासी दिवस है वो दिवस यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया जाने वाला वो दिवस है जिसे हम उस उन उन देशों में, वहां की एक यूरोपियन रेस ने जितने नरसंहार किए हैं, हजारों नहीं करोड़ों की संख्या में होलोकास्ट किया है, उनकी स्मृति में वो दिवस मनाया जाए। और उस 9 अगस्त के दिन ये बात कही जाए कि जैसे भारत के संविधान ने अधिकार दिए हैं, दुनिया के संविधान भी उस उन देशों के मूल निवासियों को और उन सभी पिछड़े समुदाय के लोगों को अधिकार दें। और भारत का जो अपना दिवस है, लोग 2 तरह से मनाएं कि एक शोक दिवस के रूप में 9 अगस्त मनाया जाए, जिसमें दुनिया के नरसंहारों के ऊपर शोक व्यक्त किया जाए, और अगर सेलिब्रेशन के रूप में मनाना है तो 15 नवंबर को उत्सव के रूप में मनाया जा सकता है, जिस दिन अपनी संस्कृति और अपने रीति रिवाज परंपराओं का एक समारोह मना सकते हैं। और 9 अगस्त को समझते हैं उन पुरखों के ऊपर जो विभिन्न देशों में जो मूल निवासी पुरखे थे, अत्याचार किया गया, उनकी याद में हम 9 अगस्त को एक शोक दिवस के रूप में जरूर मना सकते हैं। और उन देशों, भारत के तरह ये बात कही जा सकती है कि वो भी भारत से सीख लेकर वहां के लोगों को अधिकार प्रदान करें। तो आज की चर्चा को यही समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी। और इस विषय पर अभी आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि जनजातीय विषयों पर बहुत कम लोग हैं जो इतनी ऑथेंटिसिटी, इतनी अथॉरिटी के साथ जो है बात कर सकते हैं, और जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय तीनों परिप्रेक्ष्य जिसके अंदर हों। और दर्शकों से आग्रह है, अगर वो लक्ष्मण जी से कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट, यूट्यूब के वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न दे सकते हैं। हम लक्ष्मण जी तक उनको ले जाएंगे और आपके लिए वो उत्तर लाने का प्रयास करेंगे। और आज की चर्चा में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें। आपसे आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर से आग्रह है कि जैसा लक्ष्मण जी ने कहा कि अपनी जो परंपराएं हैं, जो अपनी हमारी हेरिटेज है, उसको जो है वो केवल पश्चिम के नजरिए से देखने की आवश्यकता नहीं है। 9 अगस्त को आप एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें, शोक दिवस के रूप में, और 15 नवंबर को सेलिब्रेशन के रूप में देखें। और भारत ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है पूरी दुनिया के सामने कि किस प्रकार से जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं उनके हितों की रक्षा की जा सकती है। सो आज की चर्चा में इतना ही। लक्ष्मण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। सभी दर्शकों को नमस्कार।